हूँ आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। उत्तराखंड के बाजपुर में बीते दिनों पुलिस की मुठभेड़ में एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर हम महिला के साथ मारपीट और बुजुर्ग की टांग तोड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, घर में रखी लाखों की नकदी और जेवरात लूटने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर परिजन उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रशिक्षु आईपीएस सर्वेश परार ने अनिल शर्मा के घर पर पुलिस टीम के साथ दबिश दी, जहां पुलिस और अनिल शर्मा के परिजनों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान फायरिंग भी हुई। पुलिस ने अनिल शर्मा और उसके 2 लड़कों को लाइसेंसी बंदूकों के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भी भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद आरोपी अनिल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा ने पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए पूरी मुठभेड़ को फर्जी बताया। निधि शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा जबरन घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसके पति और उसके दोनों लड़कों का एनकाउंटर करने की बात कही गई थी, जिसके चलते अनिल शर्मा और उसके दोनों लड़के घर से फरार हो गए थे। साथ ही महिला ने बताया कि पुलिस द्वारा उसके ससुर के साथ मारपीट करते हुए उनकी टांग तोड़ दी गई और पुलिस घर में रखे 55 तोले सोना और 5 लाख की नकदी लूट कर ले गए, जिसके लिए परिजनों ने उच्च अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। होकर के कार्रवाई की गई है और मौके से जो भी एविडेंस उस दिन कलेक्ट हुए हैं, उसके बाद वापसी में पुलिस ने उसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। यदि इसमें आपत्ति इनकी है तो हमारे उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन देकर के जांच करवाई जा सकती है। इसमें धरना प्रदर्शन वो उनका अपना राइट है, लेकिन जो कार्रवाई लीगली बिल्कुल पुलिस ने एकदम सही कर रखी है। इन्होंने अपने वेपन्स का गलत यूज़ करते हुए पुलिस पे फायर किया है, जिसमें खोखे वगैरह मिले हुए हैं। बाकी इन्होंने जो एलिगेशन फ्रेम किए हैं वो गलत हैं। अगर इसकी एक निष्पक्ष जाँच की जाए तो भी इसमें निकल के आ जाएंगे ये फैक्ट्स। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस पर विराम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कोटद्वार पुलिस ने एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि एसएसपी महोदय के निर्देश पर कोरोना की रोकथाम के लिए स्लोगन बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 10 बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ ही उन सभी स्लोगनों की रैली में इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, इस जागरूकता रैली में 25 एनसीसी कैंडिडेट्स भी शामिल हुए, जो लगातार मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस संग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एसएसपी महोदय द्वारा एक प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल पहले आयोजित कराई गई थी, जिसमें हमारे जनपद के सभी स्कूलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो बच्चों 9, 10, 11, 12 के बच्चों द्वारा स्लोगन्स तैयार किए गए। तो उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसमें 10 स्लोगन सेलेक्ट किए थे, 7 उसमें से हमारे कोटद्वार के थे। तो जो बच्चों द्वारा स्लोगन तैयार किए गए थे, आज उनका यूज़ हमने अपनी इस रैली में किया है। तो एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार पौड़ी, श्रीनगर और अन्य थाने क्षेत्रों में भी ये रैली की है। आज कोटद्वार में इसमें एनसीसी के 25 कैडेटों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, थाने द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसमें हमारे द्वारा मास्क भी बांटे गए। पैम्पलेट जो जन जागरूकता करने वाले पैम्पलेट थे वो भी बांटे गए, लोगों से टोका टाकी करके मास्क भी दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून में छात्र निधि के पैसों को अन्य कामों में खर्च और अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार छात्रों को निधि के पैसों को स्कूलों और अन्य कामों में खर्च कर रही है। स्कूलों को 4G किया जा रहा है, जबकि ये पैसा छात्र हितों के लिए जमा किया जाता है। इतना ही नहीं, अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के वेतन के दिए जाने वाला अनुदान भी समाप्त किया जा रहा है, इसलिए इसका वह जमकर विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो एनएसयूआई इसको लेकर आंदोलन शुरू करेगी। पहले हमने उच्च शिक्षा निदेशालय का हल्द्वानी में घेराव किया था। आज हम उच्च शिक्षा मंत्री जी को मिलने आए हैं। इसके बाद हम पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में इसके खिलाफ अब आंदोलन चलाने जा रहे हैं। जब तक सरकार ये फैसले वापस नहीं लेती, हम लोग थमने वाले नहीं हैं। पहले हमने उच्च शिक्षा निदेशालय का हल्द्वानी में घेराव
उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने तहसील चौक पर हुई 1 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी की इस घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार महिला के बैग में सिर्फ 22,000 रुपए ही थे, जिसके 1 लाख रुपए बताया जा रहा था। दोनों आरोपियों ने नाम दीपक बताए जा रहे हैं और दोनों आरोपियों को मोथरोवाला बंगाली कोठी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस घटना का खुलासा करने के लिए देहरादून पुलिस ने शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिससे कैमरे से खास मदद नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक का पुराना आपराधिक इतिहास निकाल उसे गिरफ्तार किया। इस उपलब्धि के बाद डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने पूरी टीम को इनाम का ऐलान किया है। देखिए, इसको क्योंकि अभी क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल की बात को हम बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको पॉलीग्राफिक हम लोग करवाएंगे और अगर ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है तो इसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई हमको करना होगा वो करेंगे। और लगता है कि कोई गलत सूचना पुलिस को डेलिबरेटली दी गई है और उसमें कोई लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो भी हम लोग करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से लेकर सह प्रभारी तक का देहरादून में डेरा जमा हुआ है और इन दिनों जेपी नड्डा के कार्यक्रमों को लेकर संगठन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। लेकिन संगठन की तैयारी के साथ ही सरकार भी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। दरअसल ये तैयारी सरकार के पिछले 30 सालों से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा तैयार करने से जुड़ी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा उत्तराखंड में मंत्रियों की एक बैठक लेने वाले हैं, जिसमें विधायक भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के कामों का भी हिसाब भी जेपी नड्डा लेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के मंत्री भी अपने विभागों में हुए बड़े कामों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विभागवार मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन अब पार्टी हाईकमान भी राज्य में हो रहे कामों को लेकर आश्वस्त होना चाहता है और शायद इसलिए उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले जेपी नड्डा के इस दौरे में संगठन की मजबूती के साथ ही उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के कामों का भी बहीखाता तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये कामों की समीक्षा होगी। मंत्री परिषद की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे कि इस 4.25 साल के कार्यकाल में कितना प्रोग्रेस किया और क्या नया आपने किया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्रीगणों से भी पूछेंगे। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अर्जुन पुरी महाराज ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है कि सरकार धर्म विरोधी कार्य कर रही है। साथ ही सनातन संस्कृति को प्रभावित करने वाले आदेश लागू कर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है और पूर्व में भी कई धार्मिक आयोजनों पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि उनका मानना है कि कोरोना से संबंधित आदेश और निर्देश राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी लागू होने चाहिए और सरकार लगातार जो अपने चुनावी अभियान कोरोना काल में चला रही है वह नहीं चलाने चाहिए। साथ ही कहा कि बिहार चुनाव में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन कोरोना संक्रमण का भय दिखाकर धर्म नगरी और संतों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ निर्माण कार्य आधे अधूरे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मठ मंदिरों के सौंदर्यीकरण के कार्य अधर में हैं। साथ ही चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्य स्वामी ऋषिवरनाथ महाराज ने आधे अधूरे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार पूरी तरह से कुंभ मेले के निर्माण कार्यों को विफल साबित हो रही है। केंद्र व राज्यों की घोषणाएं मात्र दिखावा साबित हो रही है। व्यवस्था जैसा भी है, व्यवस्था तो है जो है जी, लेकिन आने वालों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया और हर की पौड़ी पर स्नान की आज्ञा नहीं दी गई, गंगा के तटों पर आने की व्यवस्था नहीं हुई, आने वाले बाहर से आने वालों के ऊपर प्रतिबंध लगने की खबर आई है। अगर वो नहीं होती तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग स्नान का ही बहिष्कार करें। स्नान में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, बारात और दुल्हा तो दोनों साथ होते हैं। बिल्कुल भाई, जब महात्मा लोगों की सैयां निकलती हैं, हजारों लोग उन कमराओं में रहने वाले तपस्वियों का, महात्माओं का दर्शन कर करके नागा साली समझते हैं। ये तो तोड़ मड़ोड़ करके इसका रूप ही नष्ट कर दिया। फिर कहेगा कुंभ क्या करना है, इसलिए अभी भी टाइम है, सावधान हो जाए। मैं के माध्यम से भारत सरकार के
जो अध्यात्म के नाम पर, संतों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर आज सरकार स्थापित हुई है, मैं इस देवनगरी हरिद्वार से उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ कि ऐसे पर्वों पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। जैसे कि अभी महाराज जी बता रहे थे कि बिहार में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जहाँ पर लाखों की भीड़ हो रही है, वहाँ से एक भी रिपोर्ट जो है कोरोना की पॉजिटिव नहीं आई है। और आज पूरे हैदराबाद के अंदर इनकी पूरी सरकार उतर गई है और उसके बावजूद वहाँ उनको कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, इस मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ के जो शहरी मंत्री, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, कि वह आने वाले समय में इस कुंभ मेले में क्या करने जा रहे हैं। ये कोरोना त्रासदी तो चलो विश्व महामारी, ये अलग सी बात है, परंतु ये महान कुंभ जो आस्था का है, ये इससे भी बड़ी त्रासदी इनके मुंह पे तमाचा मारने वाली है, क्योंकि आस्था के सामने ये पूरी दुनिया आएगी और यहाँ जब इनकी व्यवस्था नहीं रहेगी तो इनकी सरकार तो छोड़ो, ये भारत सरकार तक हिल जाएगी। यहाँ से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुंभ होगा, तो क्या भाषण से ही ये कुंभ होगा? आज पूरे की पूरे स्थिति हरिद्वार की खराब हुई पड़ी है। और जो भी यहाँ से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, या अस्थि कलश लाने का परंपरा है कोई मृत्यु के बाद, उनकी कोरोना जांच कराई जा रही है। मैं पूरी बहुत निंदा करता हूँ इस देवभूमि हरिद्वार से, इस गंगा जी के तट से निंदा करता हूँ। सरकार अभी भी चेत जाए, अदरवाइज इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व पदाधिकारियों से भी कहूँगा कि खाली व्यक्तिगत अपने स्वार्थों पर ही ना रहें। काशीपुर एसपी राजेश भट्ट ने गदरपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस मेस में गंदगी पर एसएसपी ने नाराजगी जताई और साफ सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए एसपी राजेश भट्ट ने कहा कि पुलिस क्वार्टर जर्जर अवस्था में है और इनका निर्माण बहुत सालों पहले हुआ था। अब इन्हें तोड़कर नया बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस दौरान खराब पड़ी 303 राइफल को जमा कराने का आदेश भी दिया। साथ ही एसपी ने कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसमें जो इनका परिसर हमने भ्रमण किया है, तो उसमें परिसर बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में इनकी बिल्डिंगें हैं और जहां हमारे जवान रहते हैं वो बहुत खराब कंडीशन है। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है और सीलन कर रही है, टूट रही है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर एक रिपोर्ट हम लोग मेरे द्वारा इसमें प्रेषित की जाएगी, हमारे एसएसपी साहब के माध्यम से भी पीएसपी जाएगी। इसमें बजट जो आवंटन के लिए इसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्शन में हम लोग असला वगैरह चेक कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग चेक कर रहे हैं। बाकी माल खाने का अभी निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। वैसे संतोषजनक है स्थिति, थोड़ा जवानों को रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बाकी माल खाने का भी हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। देखिए 303 जो अपने आप में साफ सफाई और उसकी मेंटेनेंस ठीक करते हैं तो वो सही हैं। अगर इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है तब वो चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो अभी हमारे यहाँ गदरपुर में जो असले हैं वो उनकी हालत ठीक है और वो अभी चालू स्थिति में है। फिर अभी थोड़ा और इनका हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि किसमें क्या कमी है। उत्तराखंड के कालाढूंगी से आत्महत्या की खबर सामने आई है। तहसील के गांव धनपुर निवासी हरि सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक परेशानियों की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक परेशानियों के चलते हरि सिंह लंबे समय से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज क्योंकि बरपड़ा में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हरि सिंह नाम के व्यक्ति है, ये धनपुर गाँव में उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पर मौके में गए हैं, मौके में जाके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। जो भी अब आगे की जांच अभी की जा रही है, जो भी मामले होंगे जांच की जाएगी। जैसे भी उत्तराखंड के जोशीमठ के पैका गांव में बाघ ने एक महिला पर जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग गंगा सिंह चौधरी राशन लेने के लिए गांव से जोशीमठ बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बाघ के हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में बाघ ने एक मजदूर को भी अपना शिकार बनाया था।
कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मामले को लेकर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर सरकार का रवैया तानाशाही है। अगर किसान नए कानूनों को नहीं मान रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं किसानों के समर्थन में उतरे हरीश रावत पर बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया है। किसान जान हथेली पर लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पर आया है, दिल्ली में आया है। और जिस तरीके से उनको रास्ते में रोकने का प्रयास हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसान ना आ रहे हों, शत्रु सेना आ रही है। और केंद्र सरकार घमंड में चूर है। उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई शर्त बातचीत में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अच्छा हो कि वो ये फैसला ही करे कि भाई ये कानून जिनके लिए तुम कह रहे हो कानून बनाया, वही किसान कह रहे हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो हमारे विरोध में, ये तो हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो इसलिए हम और सारे देशवासी इस समय किसानों के साथ खड़े। देवभूमि मंथन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।